जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि किस प्रकार से चीन का आर्थिक उत्थान हुआ, वो कौन से कारण थे जिन्होंने चीन को एक आर्थिक ताकत बनने में मदद की। आज जो चीन आर्थिक तौर पर इतना मजबूत है उसके पीछे क्या कारण थे, ये हमने बखूबी समझ लिया। लास्ट क्लास में हम ये भी पढ़ने वाले थे लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने नहीं पढ़ा इसको। आज हम चल रहे हैं इस टॉपिक को समझने, जिसमें हम चल रहे हैं समझने भारत और चीन के संबंधों। चीन हमारा एक बहुत पड़ोसी देश है, बहुत ही प्यारा पड़ोसी देश है, इसलिए चीन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। सब कुछ बदल लोगे लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के पड़ोसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश को इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। घर शिफ्ट किए जा सकते हैं लेकिन पुश्तैनी घर भी शिफ्ट नहीं किए जा सकते। गांव के जो पड़ोसी होंगे वो कभी नहीं बदल सकते। जहां आपका अपना खुद का घर है वहां के पड़ोसी बदलने वाले नहीं, क्योंकि वो उनका भी तो अपना खुद का घर ही है। यहाँ ये दिल्ली में जो हम सरकारी घरों में रह रहे हैं, यहाँ के पड़ोसी जरूर बदले जा सकते हैं लेकिन वहां के पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, और भारत खासकर अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता है। तो आप जानते हैं भारत के दो बड़े प्यारे पड़ोसी देश हैं, एक है पाकिस्तान और एक है, ठीक है, ये हमसे ही निकला है, ये तो हमसे ही निकला है। ये एक अपने आप में एक देश था, ठीक, ये तो पहले से ही देश था। ये आजाद हुआ है कब? 1949 को, ठीक है। तो ये हमसे 2 साल बाद ही आजाद हुआ है, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। शुरुआती सालों में हमारे और इसके रिश्ते बहुत अच्छे थे। 1947 से लेकर 1960 तक, 1947 से लेकर 1960 तक भारत और चीन के रिश्ते बहुत ही मधुर थे, बहुत ही अच्छे थे, कोई खटास नहीं थी। ये जो तिब्बत है ना, तिब्बत को चीन अपना अंग मानता है लेकिन भारत उसे चीन का अंग कदापि नहीं मानता। भारत इसे एक स्वतंत्र राज्य मानता है, एक स्वतंत्र राज्य मानता है और आज भी मानता है। समझ नहीं बात? भारत कभी भी तिब्बत को चीन का अंग नहीं मानता, और चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो वहां के जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी भारत में आकर शरण ले लेते हैं। तो चीन भारत पर यह आरोप लगाता है, क्या आरोप लगाता है? कि आपने हमारे घरेलू मामले में इंटरफेयर किया है और आपने हमारे विरोधी को अपने देश में शरण दी है। समझ नहीं बात? भारत पर यह आरोप लगाता है और भारत पर यह आरोप लगाते हुए कहता है कि आपने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है, आपने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया। और 1962 में वो भारत पर हमला कर देता है। बताऊंगा अभी। भारत पर वो हमला कर देता है और भारत पर हमला कर देता है। उसके बाद दुर्भाग्यवश हम इस युद्ध में जीत नहीं पाते। दुर्भाग्यवश हम इस युद्ध में जीत नहीं पाते क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि चीन हमला करेगा। चीन हमला करेगा, हमने ये कभी नहीं सोचा था, जिस कारण से हम इस युद्ध में दुर्भाग्यवश हार जाते हैं। पर बहुत अच्छा लड़ते हैं, बहुत अच्छा लड़ते हैं। हमारी सेना बहुत अच्छा लड़ती है और बहुत अच्छा मुकाबला भी करती है। लेकिन भाई युद्ध है तो एक की हार और एक की जीत होना निश्चित है, और इन्होंने हमारे पीठ पर छुरा भोंका था। और आप सबको पता होना चाहिए, जिस समय इसने हम पर हमला किया है उसी समय विश्व राजनीति में एक घटना घट रही होती है, क्यूबा मिसाइल संकट, जिस कारण से दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ी हुई थी, जिस
जिस कारण से भारत की मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। भारत की मदद के लिए दोनों महाशक्तियों में से कोई मौजूद नहीं था और पूरा विश्व उस समस्या में जूझ रहा था, जिस कारण से भारत पर हमला कर पाने में चीन सफल हो जाता है। समझ में आई बात? भारत पर चीन हमला कर पाने में सफल हो जाता है और फिर युद्ध समाप्त होता है और फिर चीन अपनी पुरानी स्थिति में चला जाता है। लेकिन इस चीज ने भारत और चीन के रिश्ते में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। फिर आने वाले 10 सालों में भारत और चीन के बीच में किसी भी प्रकार की वार्ताएं, किसी भी प्रकार की चर्चाएं नहीं होती। आने वाले 10 सालों में किसी भी प्रकार की वार्ताएं और किसी भी प्रकार की चर्चाएं नहीं होती है। फिर इंदिरा गांधी जी के समय काल में फिर से चर्चाएं प्रारंभ होती, क्योंकि आप चाह कर भी अगर विश्व राजनीति में रहना है आपको, तो आप चाह कर भी किसी से परमानेंट दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। हम पर पाकिस्तान ने इतनी बार हमला किया, फिर भी हम उनसे वार्ता करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि ये विश्व राजनीति है और विश्व राजनीति में सबको सबकी जरूरत है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरा परमानेंट अस्थाई एनिमी है, दुश्मन है, कोई किसी को नहीं कह सकता। जब चीन और अमेरिका एक हो सकते हैं, जब चीन और अमेरिका एक हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। फिर 1970 के दशक में हमने चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना प्रारंभ किया और इसको बेहतर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है व्यापार। व्यापार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और फिर व्यापार धीरे धीरे फिर व्यापारिक माध्यम से हमारे रिश्ते सुधरते चले गए और आज भी व्यापार ही वो मुख्य कड़ी है जिसके कारण हम दोनों देशों के बीच में रक्त रंजित युद्ध नहीं हो रहा है। सीमाओं पर जरूर थोड़े तनातनी हो जाती है, लेकिन वो तनातनी कभी भी युद्ध का रूप नहीं लेती। इसीलिए नहीं लेती क्योंकि आज के समय पर युद्ध से ज्यादा बड़ा है व्यापार, पैसे से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा है पैसा और पैसे के आगे सब नतमस्तक है, सब नतमस्तक है, पूरी दुनिया नतमस्तक है पैसे के आगे। ये बात जान लो। चीन भी इस बात को समझ चुका है कि व्यापार से बड़ा कुछ भी नहीं है और व्यापार रहेगा तभी मेरी सैन्य ताकत भी रहेगी और व्यापार नहीं रहेगा तो सैन्य ताकत भी धाराशाही हो जाएगी। और भारत के साथ तो वो खासकर ऐसा सौदा मोल नहीं ले सकता कि भारत को वो नेग्लेक्ट कर दे। भारत को नेग्लेक्ट करके अब इस दुनिया में कोई भी नहीं चल सकता। 1990 के दशक के बाद भारत ने जो अपनी आर्थिक प्रगति दिखाई है इस दुनिया को, उसके बाद तो पूरी दुनिया भारत के साथ रिश्ता कायम करना चाहती है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कंजप्शन पावर कैपेसिटी किसी की है इस दुनिया में तो वो है भारत की। कंजप्शन कैपेसिटी का मतलब समझते हो? कंज्यूम करने की। कस्टमर पावर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो इस दुनिया में भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। बेस्ट क्वालिटी कस्टमर जिसे कहते हैं, हर चीज की अफोर्डेबिलिटी है भारत के लोगों के पास, हर चीज की। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दुनिया में खपाई नहीं जा सकती भारत में। महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती हर प्रकार का मार्केट भारत में उपलब्ध है। तो आज के समय पे चीन और भारत के रिश्ते कैसे हैं यही आज चल रहे हैं हम समझने। भारत और चीन के रिश्तों को हम विस्तार पूर्वक चल रहे हैं समझने और ये किस प्रकार से विश्व राजनीति को एक नया मोड़ रुख प्रदान कर रहा है इस बात को भी हम चल रहे हैं समझने। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। पश्चिमी साम्राज्यवाद मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के राजा बनने से पहले इस दुनिया का राजा कौन था? भारत और चीन, क्योंकि चीन के रास्ते से ही सिल्क रूट जाता था और जिसका सिल्क रूट पर कब्जा होता था वो विश्व के व्यापार पर कब्जा रखता था। और आप सब जानते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था
और सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत और चीन से होकर सिल्क रूट गुजरता था और सिल्क रूट के माध्यम से ही रेशमी कपड़े और बहुत ही मूल्यवान आयुर्वेदिक चीजें, दवाएं और मसाले पूरी दुनिया पश्चिमी मुल्कों को जाता था। तो आप ये जान लीजिए कि पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पूर्व, पश्चिमी साम्राज्य मैं कह रहा हूं जब, तो मैं ब्रिटेन और फ्रांस के और बाद में अमेरिका के उदय से पहले पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करने का काम कौन करता था? चीन और भारत। चीन और भारत का ही पूरी दुनिया पर कब्जा था। क्यों? क्योंकि यहीं से सिल्क रूट होकर गुजरता था और सिल्क रूट वो मार्ग था, सिल्क रूट वो मार्ग था जिसका उस पर कब्जा, उसका पूरी दुनिया के व्यापार पर कब्जा होता था। और आप जान लें, जिसका व्यापार पर कब्जा होगा वही पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। आज अमेरिका इतना ताकतवर है, उसकी ताकतवर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है व्यापार। व्यापार ने ही उसे इतना ताकतवर बनाया है और किसी ने नहीं। उसके व्यापार ने ही उसे इतना ताकतवर बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। ये बात कान खोलकर, तेल डालकर सुन लो और समझ लो कि आज अमेरिका इतनी बड़ी महाताकत बना बैठा है इस दुनिया में, तो उसके व्यापार के कारण, और कोई नहीं है उसका कारण। और आज चीन जो उभर रहा है एक नई ताकत के तौर पर, उसके भी उभार में सबसे बड़ा कारण है व्यापार और कोई नहीं। व्यापार ही उसके उभार का सबसे बड़ा कारण है। और भारत भी जब प्राचीन समय में और मध्यकालीन समय में सोने की चिड़िया था, तो उसके सोने की चिड़िया होने के पीछे में सबसे बड़ा प्रमुख रूप कौन निभा रहा था? व्यापार। हम नौकर बनकर दुनिया पर राज नहीं कर सकते, हम दुनिया पर राज मालिक बनकर, व्यापारी बनकर ही कर सकते हैं। और व्यापारी नहीं बनोगे तो फिर आप कभी भी राजा नहीं बन सकते हैं। आपको राजा बनना है तो आपको व्यापारी बनना पड़ेगा, आपको व्यापारी बनना पड़ेगा। समझ में आई बात? और पूरी दुनिया को अपना कस्टमर बनाना पड़ेगा, तभी आप दुनिया पर एक छत्र राज कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए, अमेरिका के हर प्रोडक्ट का पूरे विश्व मार्केट में कितनी डिमांड है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ही देख लो आप, टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे अमेरिका है। आज के टाइम पर फेसबुक किसको नहीं चाहिए? व्हाट्सएप किसको नहीं चाहिए भाई? आज के टाइम पर इंस्टाग्राम कौन नहीं यूज कर रहा है? स्नैपचैट कौन नहीं यूज कर रहा है? टेलीग्राम कौन यूज नहीं कर रहा है? बताओ मुझे आप। यूट्यूब कौन यूज नहीं कर रहा? गूगल कौन यूज नहीं कर रहा? आप मुझे बताओ। बस चीन को छोड़कर सब यूज कर रहे हैं, चीन को छोड़कर सब यूज कर रहे हैं। चीन अपने देश में अलाउड नहीं करता। तो अब आपको समझ में आया चीन की ताकत क्या है? चीन कभी भी दूसरे देशों के एंड्रॉयड फीचर्स को अपने देश में काम करने नहीं देता। चीन ने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा है। चीन का अपना खुद का एक सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम है। गूगल जैसा ही उन्होंने अपना खुद का बना रखा है। तो अब आप समझो इस चीज को कि चीन क्या है। चीन एक बहुत बड़ी ताकत इसलिए है क्योंकि चीन अपने विचारों पर काम करता है, अपनी विचारधारा में काम करता है, अपनी भाषा में काम करता है। किसी और के विचार में, किसी और की भाषा में, किसी और के दबाव में काम नहीं करता। पर हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है। हम अपनी भाषा में ही काम नहीं करते। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपनी भाषा को ही हम एक दूसरी भाषा से रिप्लेस करना चाहते हैं। और जब आप अपनी ही चीजों की कद्र नहीं करोगे तो आपकी भी कोई कद्र नहीं करेगा, आपकी भी कोई कद्र नहीं करेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे।
भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका देखो, जब मैं भारत की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये आज के भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक के भारत की बात कर रहा हूं। जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं हिंद कुश पर्वत से लेकर म्यांमार तक, आज के म्यांमार तक मैं बात करता हूं। समझ में आई बात? इतना बड़ा है भारत, इतना बड़ा है भारत। ये है भारत असली। जब मैं भारत बोलूंगा तो मैं यहां से लेकर ये यहां से ये लेकर ये नेपाल, भूटान, ये पूरा का पूरा यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। ये है भारत, ये है वो भारत जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जब मैं मध्यकालीन और प्राचीन भारत की बात करता हूं तो मैं इस भारत की बात करता हूं। इतना बड़ा है भारत, इतना बड़ा है भारत आपका। समझ में आई बात? तो ये है भारत। तो जहां चीन उतना बड़ा था वहीं भारत भी एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। समझ में आई बात? आगे सुनो। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव अनेक अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत या हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, या यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, इनका प्रभाव आर्थिक भी था, इनका प्रभाव सांस्कृतिक भी था और इनका प्रभाव धार्मिक भी था। क्या 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 बोला मैंने? इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, सिर्फ राजनीतिक नहीं था, सिर्फ राजनीतिक नहीं था। इनका आर्थिक भी था, इनका सामाजिक भी था और इनका सांस्कृतिक भी था और इनका धार्मिक भी था। सामाजिक मतलब सामाजिक नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक। ठीक है? तो धार्मिक भी था। तो ये इन चारों पहलुओं पर भारत और चीन का प्रभाव था। कब? मध्यकाल में और प्राचीन काल में। प्राचीन और मध्यकाल में भारत और चीन का इन दोनों प्रकारों से प्रभाव था विश्व राजनीति या एशिया के उस पर। एशिया में इनका यह प्रभाव था। आप सब जानते हैं कि भारत वो भूमि है, भारत वो भूमि है जहां 3 धर्मों का उदय हुआ है। कौन कौन से? सनातन। पहला आपका सनातन, जिसे आज हम हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म। जैन, बौद्ध। जैन, पहले बौद्ध, पहले जैन, जैन बौद्ध और फिर तीसरा बौद्ध, बौद्ध और एक आज के टाइम में इस्लाम। अरे वो इस्लाम, इस्लाम का हमसे क्या, हमारे देश में थोड़ी ना, वो सिख धर्म। इन 3 धर्मों का उदय, इन 4 धर्मों का उदय भारत में हुआ है। लेकिन चीन से जो हमारा संबंध जुड़ता है, इससे जुड़ता है। बौद्ध से। पूरा चीन बौद्ध है, पूरा चीन आपका बौद्ध है और आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी बहुत सारे बौद्ध देश हैं, बहुत सारे बौद्ध देश हैं। तो धार्मिक तौर पर भी हमारा बहुत बड़ा संबंध है चीन के साथ। आप सबको पता होना चाहिए, जब नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, फिर से नालंदा विश्वविद्यालय है अभी भी, ठीक है, लेकिन जो प्राचीन था वहां पर चीन के बड़े बड़े विद्वान लोग आया करते थे पढ़ने। यान शान शूकी नाम का कोई विद्वान व्यक्ति आया था, पढ़कर भारत से गया था चीन, और उसी ने यहां से जाकर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया था। समझ में आई बात? तो आप ये जान लीजिए, चीन का भारत के साथ धार्मिक रिश्ता भी है, धार्मिक रिश्ता भी भारत के साथ चीन का है। समझ में आई बात?
क्योंकि इस धर्म का उदय भारत में ही हुआ है, भारत और नेपाल में ही हुआ है। तो भारत के साथ चीन का सिर्फ आज के समय की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ आर्थिक नहीं है, धार्मिक भी है। और धर्म बहुत बड़ी चीज है। समाज के अंग में धर्म से बड़ा लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता। धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, पर आज के समय में धर्म से ऊपर है अर्थ। अर्थ सबसे बड़ा, अर्थ मतलब पैसा। समझ में आई बात? तो ये बातें आप जान लीजिए। भारत और चीन का प्राचीन और मध्यकालीन समय काल में सिर्फ राजनीतिक प्रभाव नहीं था, आर्थिक भी था, धार्मिक भी था और सांस्कृतिक भी था। ठीक है, पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके, और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किल आई। हम कभी भी प्राचीन और मध्यकालीन समय में एक दूसरे से कभी नहीं टकराए, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हिमालयी रेखा थी और हम कभी टकराने की उसमें आए ही नहीं। हमें टकराने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि बहुत विकराल हिमालयी पर्वत श्रृंखला है और उसको पार करना बहुत ही विकट काम है, बहुत ही विकट काम है। बहुत ही कम लोग भारत पहुंच पाते थे चीन से। बहुत ही विकट काम है, बहुत ही परिश्रमिक काम है। लेकिन जब आधुनिकता आई तो उसके बाद लोगों के अंदर और अभिलाषाएं पैदा हुई। जब लालच इंसान के अंदर आता है ना, तो लालच इंसान का विनाश भी लाता है। लालच इंसान का विनाश भी लाता है, ये बात जान लो आप। तो यही चीज चीन के साथ भी होती है। चीन बहुत लालची है, चीन बहुत लालची है, हद से ज्यादा लालची है, ये तो है। इस चीज को तो मना कोई कर ही नहीं सकता। आगे सुनो, आगे क्या कहता है। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जागी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। तो इस प्रकार से 1950 के दशक में तिब्बत पर चीन का कब्जा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताया जाना और लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना कब्जा करना और भारतीय सीमा रेखाओं पर बस्तियां बनाना, इन दोनों देशों के मधुर संबंधों को बर्बाद कर देता है। और इसके बर्बादी के पीछे चीन की साम्राज्यवादी नीति है, विस्तारीकरण की नीति है कि सब कुछ मेरा है। ये जो सब कुछ मेरा की भावना है ना, ये भावना कभी भी समाज में शांति नहीं लाती। समाज में शांति तब आ सकती है जब समाज में आपके अंदर ये भावना पैदा हो कि हम सब एक हैं और हम सब का सब कुछ है। हम सब का सब कुछ है, सिर्फ मेरा ही सब कुछ नहीं, हम सब का सब कुछ है। एक दिन यहां से मर के ही जाओगे, रहोगे नहीं कभी भी यहां पर। मरना तो सबको है, तय है। तो क्या मतलब है इतना हड़प करने का? आप अपनी सुख सुविधा भरा जीवन जिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन हड़पने की क्या जरूरत है? दूसरे की सीमा को अपनी सीमा बताने की क्या जरूरत है? दूसरे के क्षेत्र को अपनी क्षेत्रीय सीमा बताने की क्या जरूरत है? भारत और चीन के अगर मधुर संबंध वैसे ही बने होते जैसे पंडित नेहरू चाहते थे, तो आज हम दुनिया की पहली ताकत बन गए होते। आज हम दुनिया की पहली ताकत बन गए होते। और
हम दोनों ने एक दूसरे के विकास में इतना मदद कर दी होती कि हम दोनों कहीं और निकल जाते, क्योंकि जितना हमने अपनी सेना पर खर्च किया, अगर वही पैसा हमने अपने विकास पर खर्च किया होता तो सोचो आप, सेना पर लगाया गया पैसा अगर वही विकास पे लग जाता तो क्या होता? विकास की गति और प्रगति बहुत तेज हो जाती, बहुत तेज हो जाती। समझ में आई बात? और हमारा मूर्ख पड़ोसी पाकिस्तान भी कुछ सीख लेता, ये पड़ोसी भी कुछ सीख लेता। इसको भड़काने में आज के टाइम पर देखो 1947 से लेकर 1999 तक, 99 क्यों कह रहा हूं, 2001 तक, 2001 क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं मैं? नहीं याद है? पक्का? याद आया? 9/11 का मतलब क्या है? 11 सितंबर 2001। क्योंकि जो अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम में पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है। पता है कि नहीं पता? स्नैपचैट देखो, स्नैपचैट में पता चल जाएगा, है ना? सही कह रहा हूं ना? स्नैपचैट में फोटो क्लिक करते हैं तो ऐसी डेट लिखी हुई आती है, ठीक है? तो इस समय काल तक 1947 से लेकर 2001 तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास डालने का काम करता है यूएसए। और 1962 के बाद इसमें चीन भी शामिल हो जाता है, इसमें चीन शामिल हो जाता है, जो आज भी शामिल है। लेकिन अब यूएसए वहां से आउट हो गया, यूएसए वहां से आउट हो गया। समझ में आया? यूएसए अब आउट हो गया। इन कौन हो गया है अब? चाइना। चाइना तो 1962 से ही इन हो गया। जो आज एटम बम है किसके पास? किसके पास? पाकिस्तान के पास। उसे बनाने में मदद करने वाला कौन था? चीन था। चीन ने ही उसे एटम बम बनाने में मदद की है, नहीं तो इनकी औकात नहीं थी कि ये एटम बम बना सके। इनकी इतनी औकात नहीं थी, इतनी इनकी पोटेंशियल नहीं थी। ये बस हलाला कर सकते हैं, जलाला कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको अपने धर्म के बारे में भी सही ढंग से कुछ नहीं पता। समझ में आई बात? बस जिहाद कर सकते हैं, जिहाद, खूनी जिहाद। जो वास्तविक तौर पर इस्लामी देश है, उन्होंने आज तक जिहाद नहीं करा है। वास्तविक तौर पर इस्लामी देश कौन है? सऊदी अरब। वहां देखा आपने आतंकवाद? वहां के लोगों को देखा आपने कि चलो जिहाद करते हैं? ये कन्वर्टेड है, ये वास्तविक मुसलमान तो है ही नहीं। ये तलवार की नोक पर कन्वर्टेड अपने आप को सच्चा मुसलमान मान के चल पड़ते हैं जिहाद करने। जिहाद करने वो चल रहे हैं जो कन्वर्टेड है, और जो वास्तविक है वो कुछ नहीं करते। वो व्यापार करते हैं, वो सुख सुविधाओं वाला जीवन जीते हैं। और आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों का सऊदी अरब में एक पैसे की इज्जत नहीं है। भिखारियों की तरह जीवन जीते हैं वहां जाकर, भिखारी बनने के लिए तरसते हैं वहां पर। जब भी जाते हैं मक्का मदीना के हज पर, तो वहां भिखारी बन के रुक जाते हैं। सऊदी अरब की जेल में सबसे ज्यादा कोई बंद है तो वो पाकिस्तानी लोग बंद हैं। और किस केस में? कि वहां भीख मांगते हैं। ये चल रहे हैं जिहाद करने। समझ में आई बात? आज के टाइम पर पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई है कि वो गधे बेचकर पैसे कमाता है। किसको बेचता है गधे? चीन को बेचता है गधे, क्योंकि चीन में लोग गधे खाते हैं। चीन में लोग सब कुछ खाते हैं, कुछ भी, सब कुछ खाते हैं। वो जो खा सकते हैं वो कोई भी नहीं खा सकता। ठीक है, आगे सुनिए। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच
कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। ये अंडरलाइन करके रखना। कब तक? 1962 से लेकर 1976 तक। 1976 तक इमरजेंसी के समय काल में स्थितियां समान होती हैं। पता है ना इमरजेंसी कब से कब लगी है? हाँ, कब से कब है? 1975 से लेकर 1977 तक। ठीक है, ये 18 महीने हैं। ठीक है, 18 महीने तक इमरजेंसी रहती है देश में। ठीक, तो दोनों देशों के बीच में कूटनैतिक संबंध समाप्त रहते हैं। ठीक है, 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसीलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। इनको अंडरलाइन कर लो। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखलाएं भी शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। अब आर्थिक पहलू ही सबसे बड़ा पहलू है। आज के समय पे भारत और चीन के संबंधों पर सबसे बड़ा पहलू, अगर सबसे बड़ा प्रभाव किसी चीज का है तो वो है व्यापार का, आर्थिक तंत्र का। क्योंकि चीन को ज्यादा फायदा है, हमको कम है। चीन ज्यादा पैसे कमाता है भारत से। तो अगर नुकसान होता है किसी का भारत के साथ रिश्ता तोड़ने में तो वो किसका होता है? चीन का। लेकिन हमें भी नुकसान होगा। हमारे पास, हम अभी तक बहुत सारी चीजें बना नहीं पाते जो कि हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। दोनों ही खुद को वैश्विक राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। बहुत मतलब एक लंबे समय के बाद राजीव गांधी जी जाते हैं चीन की यात्रा के पर, और उनकी यात्रा के बाद चीन और भारत के संबंध बहुत ज्यादा परिवर्तित होने लग जाते हैं। बहुत ही ज्यादा परिवर्तित होने लग जाते हैं। आप कह सकते हैं मतलब बहुत ही मधुर होने लग जाते हैं। आर्थिक तौर पर, सैनिक तौर पर नहीं। सैनिक तौर पर आज तक हमारे संबंध कभी सही नहीं हुए हैं। आज भी हमारी और उनकी सेना एक दूसरे से लड़ने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। और मैं मानता हूं कि इस बार अगर भारतीय सेना को मौका मिलेगा तो भारतीय सेना मुंह तोड़ देगी, उनका मुंह तोड़ देगी बौनों का। उस समय में भी तोड़ा था, लेकिन हमारे पास संसाधनों की थोड़ी कमी थी। देखो, हमारे देश में संसाधनों की कमी इसलिए थी क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश था। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट था। वेलफेयर स्टेट उनका भी था, लेकिन हमारा देश एक डेमोक्रेटिक स्टेट होने के नाते हमारे देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये हो गई थी कि हमारे देश का बंटवारा हो गया था। हमारे देश के बंटवारा होने के कारण हमारे देश के संसाधनों का भी विभाजन हुआ था। हमारी सेना का विभाजन हुआ था, हमारे हथियारों का विभाजन हुआ था, हमारी बहुत सारी चीजों का विभाजन हुआ था, जो कि हमारी कमजोरी का एक बड़ा कारण बन गया था। और अगर हमारा विभाजन नहीं हुआ होता और हमें पाकिस्तान को पैसा नहीं देना पड़ा होता तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत से कोई भी नहीं जीत सकता था। क्योंकि भारत की फिर सेना जितनी मजबूत होती उतनी मजबूत किसी की भी सेना नहीं हो सकती। आप खुद सोचो, फिर पाकिस्तान के भी फौजी होते, जो पाकिस्तानी एरिया में चले गए हैं वो फौजी भी होते और वो ज्यादा हट्टे कट्टे हैं। ये तो सच है, इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते। बुद्धि से कमजोर है लेकिन शरीर से हट्टे कट्टे हैं। अब जिनका शरीर होगा वो बुद्धि से तो कमजोर होंगे ही, इसीलिए तो हर बॉल हार जाते हैं। वो इसीलिए हार जाते हैं
क्योंकि वो सिर्फ एक पक्ष सोचते हैं, कभी दूसरा पक्ष सोचते ही नहीं। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं के बारे में सोच के चलना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप जीतोगे ही, हार भी तो सकते हो, और हारोगे तो फिर उसकी भी तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। और ये कभी हार की स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाते, हर युद्ध में ये कहते हैं कि हम तो जीत जाएंगे। संभावनाएं तो दोनों है ना भाई जी, संभावनाएं दोनों है, तो आप दोनों तरफा सोच के चलिए ना, दोनों चीजों को सोच के चलिए कि अगर हारने लगे तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या बैकअप प्लान होगा। इस चीज का भी पूरा का पूरा अंदेशा रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी ये बुद्धि कभी लगाते ही नहीं, कभी नहीं लगाते, और दिक्कत यही हो जाती है उनके साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, शरीर से मजबूत है, बुद्धि से कमजोर है, इसीलिए। इसके बाद से दोनों देशों के टकराव टलने और सीमा की शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई है। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों के करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। तो ये वो चीजें हैं। व्यापार आज के टाइम पर हर वॉर पर भारी है, व्यापार आज के टाइम पर हर वॉर पर भारी है। इस चीज का प्रमाण है ये कि आज के टाइम पे बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपये से बड़ा कोई नहीं। पैसे के आगे सब नतमस्तक हैं और पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। समझ रही बात? पैसे के आगे किसी की नहीं चलती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ये जान लिया। तो ये चैप्टर आपको बताता है कि किस प्रकार से अमेरिका की ताकत को चुनौती देने के लिए कौन कौन सी ताकतें उभर रही हैं और कौन वास्तविक तौर पर अमेरिकी ताकत को चुनौती दे सकता है इन सभी संगठनों में। आपने यूरोपीय संघ समझ लिया, आपने आसियान को भी समझ लिया और आपने चीन को भी समझ लिया। अब आप चलेंगे अगले अध्याय में। अगला जो अध्याय है उसमें हम अपने क्षेत्रीय संगठन को, दक्षेश को समझेंगे और उसके बहुत सारे कारणों को समझाऊंगा। क्यों वो आसियान जैसा काम नहीं कर पा रहा, क्यों वो यूरोपीय संघ जैसा काम नहीं कर पा रहा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।